गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये रिवीजन बैच है। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1, आज होगा लेक्चर 2। सबसे ज़रूरी चीज़ तो 90 वाली बेल्ट ख़त्म, 89 डेज। ठीक है, धीरे धीरे करते करते अब बताओ, एक बेल्ट ख़त्म हो गई, पता चला 10 बेल्ट हैं टोटल 10 डेज की। एक बेल्ट ख़त्म, पता चला ऐसे 10 ख़त्म हो जाएंगे। $89 डेज। देखो यशी बेटा, 89 कटेगा, आज 89 कटेगा, कल 88 कटेगा। 11 दिन मतलब निकल चुके हैं, आज 11वां दिन खत्म हो रहा है, मतलब समझ गए। रिवीजन बैच चैप्टर 1 लेक्चर 2। तो हम लोगों ने देखा था कल कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बेटा कई दिनों बाद मिले हो क्या? कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या बताया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। अगर जनरल फार्मूला लिखें, वैसे तो हमने F12 F21 लिखा था, लेकिन अगर जनरल फार्मूला लिखें तो ये है, ठीक है। कैप होगा तो अपॉन में क्या होगा? स्क्वायर। वीडियो नहीं देखा तुमने रिवीजन बैच वाला? तो जब कल पढ़ाया था तो कल ही तो अपलोड करेंगे कल। अच्छा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी को हम क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R क्यूब, R वेक्टर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि R कैप की वैल्यू होती है R वेक्टर अपॉन R के इक्वल। जब कैप होगा तो अपॉन में क्या होता है? स्क्वायर। कहाँ जा रहे हो? तो जब कैप होता है तो अपॉन में क्या होता है? स्क्वायर। बातें करनी हो तो कर लो। अच्छा, तो जब कैप है तो अपॉन में क्या होगा? स्क्वायर। और जब वेक्टर होगा तो अपॉन में क्या होगा? क्यूब। समझ गए? कैप, स्क्वायर, वेक्टर, क्यूब कल बताया था। अब देखने जा रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर मल्टीपल चार्जेस। हेडिंग डालें, सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर मल्टीपल चार्जेस। सिलेबस में जितने भी आर्टिकल हैं, एक भी आर्टिकल हम छोड़ेंगे नहीं। एक्स्ट्रा भले नहीं पढ़ाएंगे जो हमने मेन बैच में पढ़ाए थे, ठीक है। सिलेबस के भी, यानी आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी अभी आपका काम बन सकता है, ठीक है। समझ गए? अब है बिल्कुल ये मान के चलो कि तुम्हें ये 90 डेज तुम्हारे लिए 89 डेज पूरे एक साल का काम करेंगे। बस 3-4 घंटे 3 घंटे कम से कम डेली फिजिक्स पढ़ो, 2-2.5-3 घंटे मिनिमम, ठीक है। और एक बात और, अभी हम वीडियो अपलोड कर देंगे रात तक, तो ये जो तुम रिवीजन कर रहे हो, रात में एक बार वीडियो देख लिया करो हाई स्पीड में। हाई स्पीड में जब देखोगे तो 15-20 मिनट में हो जाएगा, 2x में देख लो। समझ गए? तो अभी एक बार ये रिवीजन होगा, एक बार घर पे रिवीजन हो जाएगा, तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा अच्छी तरह से। समझ गए? आज रात तक हम अपलोड कर देंगे। रात में जब सो क्या कैसे डाल देंगे? 9 बजे पहले अपलोड होने में नहीं, अपलोड होने में टाइम लगता है ना। पहले यूट्यूब पे अपलोड होगा, फिर उसका लिंक उठा करके ऐप में आएगा, ठीक है, टाइम लग।
तो पहले यूट्यूब पे अपलोड होगा तभी लिंक जाएगा, कहीं भी जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड होकर ही जाएगा, ठीक है। लिंक ही तो ऐप में आता है। और रिवीजन बैच हमने बना दिया एक, कि कोई ऐसा बच्चा जो उस रिवीजन बैच में ना ऐड किया गया हो, एक नया ऐप में रिवीजन बैच बना दिया है, देख लेना। देखते नहीं, ऐप ही नहीं खोलते तो पता कहाँ चलेगा। तुम्हें ऐड के लिया ना हमने, हाँ, नया रिवीजन बैच बना दिया है, ठीक है। उसमें रिवीजन बैच के वीडियो उसमें अपलोड होंगे। कल टाइम हमारे पास ज़्यादा रहेगा ना, तो कल हम सब बच्चों से पूछ लेंगे कौन ऐड नहीं हुआ बैच में, ठीक है। तुम ऐड हुए नहीं हुए? अच्छा, ऐप नहीं खोलते ना? अच्छा। सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस मतलब मोर देन 2 चार्जेस। अगर 2 चार्ज हैं तो फोर्स ऐसे निकाला। अच्छा, Q1 Q2 होगा ना, यहाँ तो Q1 Q2, अरे Q1 Q2 होगा। तो अगर 2 चार्ज हैं तो फोर्स ऐसे निकल आएगा। ये कब यूज करते हैं? मोर देन 2 चार्जेस। क्यों नहीं समझ पा रहे हो बेटा तुम? ये कब यूज करते हैं? मोर देन 2 चार्जेस, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर मोर देन 2 चार्जेस। इफ, साथ में नोट करते चलो, बिल्कुल साथ में, बिल्कुल साथ में, ठीक है। और थोड़ा जल्दी करो, बड़े होगा। इफ एन इलेक्ट्रिक सिस्टम हैज मोर देन 2 चार्जेस, then net electric force acting on one of the charges is equal to वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम को अंडरलाइन किया हमने, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज बाय रिमाइनिंग अदर चार्जेस। ये है सुपरपोजिशन थ्योरम। इफ एन इलेक्ट्रिक सिस्टम हैज मोर देन 2 चार्जेस, क्योंकि 2 चार्ज तक के लिए तुम यहां से निकाल लेंगे। अगर 2 चार्ज हैं तो फोर्स यहां से निकल आएगा। ये कब अप्लीकेबल होगा? जब 2 से ज्यादा चार्ज। क्यों नहीं समझ पा रहे बेटा? इफ एन इलेक्ट्रिक सिस्टम हैज मोर देन 2 चार्जेस, then net electric force acting on one of the charges, net electric force acting on one of the charges is equal to vector sum, vector sum को अंडरलाइन किया है, vector sum of all the individual forces acting on that charge by remaining other charges। नहीं समझे? देखिए, सपोज किसी सिस्टम में ये 4 चार्ज हैं, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3, ये Q4। हमने यहाँ 4 चार्जेस लिए हैं। आप चाहो तो 40 चार्जेस ले लो, 3 घंटे तक यही करते रहो। समझ गए? अब हमें Q1 पे नेट फोर्स निकालना है। किस पे? Q। तो Q2 के द्वारा Q1 पे फोर्स निकालेंगे, Q3 के द्वारा Q1 पे फोर्स निकालेंगे, Q4 के द्वारा Q1 पे फोर्स निकालेंगे, और सबका क्या कर देंगे? वेक्टर सम। क्या कर देंगे? वेक्टर सम। समझ गए? ये वेक्टर सपोज है R21 वेक्टर, क्योंकि Q2 से Q1 को ज्वाइन कर रहा है। Q2 से किसको ज्वाइन कर रहा है? Q1 को। ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा? R31 वेक्टर। और ये कौन सा हो जाएगा? R41। अच्छा, आर कैप किसकी डायरेक्शन को बताता है? आर वेक्टर की। तो आर
R21 कैप, R21 कैप किसकी डायरेक्शन को बताएगा? R21 वेक्टर। R21 कैप किसकी डायरेक्शन को बताएगा? R21 वेक्टर। R31 कैप किसकी डायरेक्शन को बताएगा? R31 वेक्टर की। R41 कैप ये किसकी डायरेक्शन को बताएगा? R41 वेक्टर। क्लियर? Q2 के द्वारा Q1 पे लगने वाला फोर्स है F1 वेक्टर, F12। Q3 के द्वारा Q1 पे लगने वाला फोर्स है F13 वेक्टर और इसके द्वारा F14। समझ रहे हैं? F14। हमने क्या कहा, कुछ समझ में आया? ये Q1 है, कौन है ये? Q1। Q2 के द्वारा Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो F12 वेक्टर, Q3 के द्वारा जो Q1 पे फोर्स लग रहा है वो F13 वेक्टर और Q4 के द्वारा जो Q1 पे फोर्स लग रहा है वो F14। अगर नेट फोर्स निकालें ऑन चार्ज Q1, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, तो अभी हम लोगों ने F वेक्टर का फार्मूला यहां लिखा था, अभी इरेज कर दिया, फिर लिखे देने हैं। क्या होता है F वेक्टर? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। क्लियर? नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 कितना आ जाएगा? F1 वेक्टर, F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, F14 वेक्टर। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कह दो या सुपरपोजिशन थ्योरम कह दो। ठीक है? किसी भी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स होता है वो इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होता है। नहीं समझे? इफ एन इलेक्ट्रिक सिस्टम हैज मोर देन 2 चार्जेस, अगर किसी इलेक्ट्रिक सिस्टम में 2 से अधिक चार्जेस हों, देन नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन वन ऑफ द चार्जेस। नहीं समझ आ रहा क्या? नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन वन ऑफ द चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज बाय रिमाइनिंग अदर चार्जेस। क्यों नहीं समझ पाए? समझ आई बात? ठीक, वैल्यू रखो। F12 वेक्टर की वैल्यू कौन बताएगा? कोई बताएगा? F12 वेक्टर, हाँ हाँ, नहीं R स्क्वायर नहीं, R21 स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक R21 है, R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। समझ गए? क्यों माइनस क्यों? हाँ, माइनस कुछ नहीं, इसमें आपको विद साइन वैल्यू रखनी है। क्यों? वेक्टर जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं होती है, सारे वैल्यू विद साइन। वो तो जो पता, वो तो प्लस होगा या माइनस होगा वो तो इनकी वैल्यू जब पता चलेगी तब होगा। तो क्या जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर माइनस इंटू R21 कैप। ये हो गया। ठीक है? अब इसी को थोड़ा था देखने में अच्छा लगे तो ऐसे लिख सकते हो, ये जो R21 स्क्वायर है इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ R21 वेक्टर का होल स्क्वायर। नहीं समझे? कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है, ये देखने में अच्छा लगता है, लगता कठिन है। दोनों एक ही चीज है, तुम्हें नहीं समझ आया? मॉड ऑफ R21 वेक्टर का मतलब होता है R21। समझ गए? ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q3 अपॉन R31 स्क्वायर इंटू R31 कैप। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q4, ये Q1 Q3 होगा ना, Q1 Q4, और ये R41 स्क्वायर, R41 कैप। फिर रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे कैप के बजाय अगर वेक्टर लिखा होता तो यहाँ क्या करना पड़ता? क्यूब। ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों नहीं समझे बेटा? यहाँ पे कैप के बजाय अगर वेक्टर होता तो यहाँ क्या लिखना पड़ता? क्यूब। कैप है तो स्क्वायर। समझ गए? ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन। नोट हो गया? साथ में करो, साथ में करते चलो।
Q2 से Q1 को मिलाने वाला वेक्टर R21 वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर R21 कैप। Q3 से Q1 को मिलाने वाला वेक्टर R31 वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर R31 कैप। इसी तरह R41 कैप। एट्टी 89 डेज जरूर ध्यान रखना, और रात में इसको काटना है, समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, द स्पेस अराउंड एनी चार्ज in which any other charge, जो हम कहते हैं एनी अदर चार्ज, इसका मतलब क्या होता है? टेस्ट चार्ज। टेस्टिंग के लिए जो चार्ज यूज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। द स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स। Then that space is called electric field of that charge। देखिए, अब ये कोई चार्ज है, सपोज प्लस क्यू, कोई भी चार्ज हो सकता है, प्लस माइनस कैसा भी। द स्पेस अराउंड एनी चार्ज, साथ में नोट करो बेटा, बाद में नहीं, साथ में। बड़े हो गए हो ना, मेंटली फिजिकली तो हो ही गए हो, मेंटली भले ना हुए। द स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज, जब भी हम कहते हैं एनी अदर चार्ज, इसका मतलब टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्टिंग के लिए हमेशा क्या यूज होता है? टेस्ट चार्ज। देखिए, तो जैसे टेस्ट चार्ज को आपने यहां रखा, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहां रखा, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहां रखा, फोर्स लग रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां रखा, फोर्स लग रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। द स्पेस अराउंड एनी चार्ज, द स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज, जब हम कहते हैं एनी अदर चार्ज, दैट मीन्स टेस्ट चार्ज। टेस्टिंग के लिए हमेशा किसको यूज करते हैं? टेस्ट चार्ज को। क्लियर? और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेंगे हम लोग, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, निगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, अपनी आसानी के लिए हम टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या लेंगे? क्यों लेंगे पॉजिटिव? पॉजिटिव लेने से फायदा क्या होगा? जो डायरेक्शन एफ की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव क्यों लेते हैं? कोई दिक्कत? तो टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि पॉजिटिव लेने से फायदा क्या होता है? जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है एफ की, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। अगर निगेटिव ले लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, फिर जिधर फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट होगा,
अभी क्या है, जिधर फोर्स है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जैसे इस पे फोर्स कहाँ है, अपवर्ड्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, अपवर्ड्स। इस पे फोर्स कैसा है, डाउनवर्ड्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, डाउनवर्ड्स। अगर यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ना लेके क्या लेते हैं, निगेटिव, तो जिधर फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट होता है। नहीं समझे? तो हम लोग पूरे जीवन भर मरते दम तक, आखिरी सांस तक टेस्ट चार्ज को कैसे लेंगे, हमेशा पॉजिटिव। समझिए, फिर रिपीट कर रहे हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, कोई डाउट? ठीक। सुनिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये दिखाओ केवल एक जगह। ठीक है, एक बात और, मेन चार्ज अगर पॉजिटिव है, मेन चार्ज कैसा है, तो टेस्ट चार्ज कैसा लेंगे, पॉजिटिव। और मेन चार्ज अगर निगेटिव है तो टेस्ट चार्ज कैसा लेंगे, पॉजिटिव। हमेशा, अभी बताया फिर भूल गए, मतलब शब्दों में कैसे फंस जाते हो। ठीक है, शब्दों में जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया गया, बस फंस गए, नहीं समझे। मेन चार्ज पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज कैसा लेंगे, पॉजिटिव। जब मेन चार्ज निगेटिव होगा तो टेस्ट चार्ज कैसा लेंगे, निगेटिव। बोलो, निगेटिव, पॉजिटिव। समझ गए? कोई भी कंडीशन हो, टेस्ट चार्ज कैसा लेंगे, पॉजिटिव। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है कि इतने एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, उसे कहते हैं उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को ही क्या कहा जाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? डिफाइन कैसे करते हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स acting on a test charge। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट inside the electric field to the value of test charge। शांत रहो बिल्कुल। to the value of test charge is called intensity of electric field at that point। ये जो E ऑब्लिक F लिख देते हैं, इसको हम जानते हैं ना, at that point। The ratio of electric force acting on a test charge placed at a point inside the electric field to the value of test charge is called intensity of electric field at that point। समझ गए? That is intensity of electric field at a point। क्या हो जाएगा, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। अगर स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो F अपॉन Q नॉट हो जाएगा, इन द स्केलर फॉर्म। अब देखिए, अगर Q नॉट पॉजिटिव है तो ये पूरी चीज पॉजिटिव हो जाएगी, यानी जो डायरेक्शन F वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन E वेक्टर फॉर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। The direction of E vector is same as the direction of F vector। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए E वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो F वेक्टर के डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अच्छा यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर। ये हम लोग पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ रही है, न्यूटन पर कूलाम। पोटेंशियल में पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर।
डायमेंशन फार्मूला, न्यूटन का क्या होता है mL/t-2, कूलाम का क्या होता है AT, ऊपर जाएगा mL/t-3 A-1। नोट करें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, intensity of electric field due to a point charge। हो गया यहाँ तक? तुमने इतनी पतली कॉपी बनाई क्या? अच्छा, मतलब नहीं, वो बात सही है, ठीक है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आएंगी ना, तो उसको क्या करोगे? तो है तो फिर भी दूसरी कॉपी बना लो, इसी में क्वेश्चन करो। कॉपी तो ऐसे बनानी पड़ेगी, अरिहंत के क्वेश्चन कहाँ करोगे? हाँ तो नहीं, बहुत फायदा है, बार बार प्रैक्टिस की जाती है प्रूवमेंट की, डेफिनेशन की, प्रूवमेंट की क्या की जाती है, बार बार प्रैक्टिस की जाती है। क्योंकि घर पे करते हो इसलिए यहीं प्रैक्टिस करो। लिखने का बहुत फायदा होता है। उसका रीजन ये है कि जितने बार हमारा हाथ घूमता है ना ब्रेन पे, उतने बार इमेज बनती है। आंखें बंद करके ऐसे सर्कल बनाओ तो ब्रेन में क्या होता है, सर्कल की इमेज बनती है। नहीं समझ आया? इसलिए ठीक है, लिखने का बहुत फायदा होता है। और दूसरी चीज ये कि क्वेश्चन तो करोगे करोगे। अब मान तो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई फार्मूला देखना है, आप उसी कॉपी में, चूंकि थ्योरी है उसी में देख लिया। क्वेश्चन तो करोगे कि क्वेश्चन की भी कॉपी नहीं बनाओगे? नहीं, हम सबके लिए बताने हैं, ठीक है। जो भी अब हम जो बता रहे हैं वो सब आपके लिए भले के लिए, ठीक है। लास्ट में टीचर का केवल एक ही टारगेट होता है कि रिजल्ट। नहीं समझे? समझ गए ना? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। बाकी रिवीजन के लिए जो आप मास्टर कार्ड बना रहे हो या शॉर्ट पॉइंट्स बना रहे हो, वो अच्छी बात है, वो भी करो। जितनी चीजें करोगे उतना बेनिफिट होगा। समझ, जितनी सारी चीजें करोगे। अच्छे बच्चों की बात कर रहे हो, समझ गए? तो देखिए, लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू is placed at point O and we have to find intensity of electric field due to this point charge at point P, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज के कारण हमें पॉइंट P पे हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे है, O पे। इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे हमें इसके कहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर? ये वेक्टर कौन सा हो गया आपका, R वेक्टर, O से P, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो कौन सा हो जाएगा, R कैप। R कैप किसकी डायरेक्शन को बताएगा, R वेक्टर। अभी तक ये नहीं जान पाया क्या? ठीक। अब हमें P पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और हमने अभी देखा E इक्वल टू क्या होता है, F/Q0। तो जब हम F निकालेंगे तब तो E निकाल पाएंगे लड़के। तो जब हम F निकालेंगे तभी तो E निकाल पाएंगे। तो हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज को सपोज कर लिया, ठीक है। इसने इस पे फोर्स लगाया F वेक्टर, पहले इसको निकालें। हमने P पे टेस्ट चार्ज मान लिया एक, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज है, वो टेस्ट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज, समझ गए। इसके कारण यहाँ पे हमें क्या निकालना था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए हमने टेस्ट चार्ज को एज्यूम किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स
एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट P, कितना आ जाएगा F की वैल्यू 1/4πε0 के Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q0/r²। अब ये हमने स्केलर फॉर्म में लिखा है, यानी हमें डायरेक्शन अलग से इंडिकेट करेगी। ये ध्यान रखना पूरी लाइफ, अगर आपने स्केलर फॉर्म में कोई फार्मूला लिखा है तो फिर डायरेक्शन अलग से इंडिकेट करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, वेक्टर फॉर्म में लिखा होता तो डायरेक्शन अलग से इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। क्या डायरेक्शन होगी? O to P, फ्रॉम O to P। क्लियर? अब निकालो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। हाँ, लिख दो, ठीक है। डायग्राम बनने के बाद आप आगे लिख सकते हो, ठीक है। डायग्राम में दिख ही रहा है। तो O to P में दिक्कत है? अच्छा, मतलब याद ना आए तो ठीक, सही है। O to P कह दो, टुवर्ड्स राइट कह दो, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज कह दो, ठीक है। नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P एट पॉइंट P कितना हो जाएगा? E की वैल्यू F/Q0। F की वैल्यू रख दो। F की वैल्यू कहां से रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से 1/4πε0 के Q0/r²। Q0 से Q0 कैंसिल, 1/4πε0 के Q/r। ये तो कम से कम 400-500 बार बताया होगा हमने। Q चार्ज से R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? Q/r²। पोटेंशियल Q/r। याद है क्या तुम्हें? पक्का? Q चार्ज से R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? Q/r²। पोटेंशियल Q/r। क्लियर? जब हमने मेन बैच में पढ़ाया था तो 400-500 बार बताया था, ठीक। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक। लेकिन ये हमने स्केलर फॉर्म में लिखा है, यानी हमें डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी फ्रॉम O to P। हाँ, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन द वेक्टर फॉर्म, तो क्या आ जाएगा? E वेक्टर 1/4πε0 के Q/r²। R का है। अब आपको डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं समझे? Q पॉजिटिव होगा तो जो डायरेक्शन R कैप की होगी वही डायरेक्शन E वेक्टर की हो जाएगी। Q नेगेटिव होगा तो जो डायरेक्शन R कैप की होगी E वेक्टर उसके अपोजिट हो जाएगा। जैसे R कैप टुवर्ड्स राइट है, अब अगर ये पॉजिटिव है तो E वेक्टर भी टुवर्ड्स राइट हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो R कैप टुवर्ड्स राइट है तो E वेक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। समझ गए? वेक्टर फॉर्म में चार्ज को विद साइन रखा जाता है, स्केलर फॉर्म में विदाउट साइन, डायरेक्शन अलग से इंडिकेट किया जाता है। नहीं समझे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है स्केलर फॉर्म में और ये वेक्टर फॉर्म में। इसमें कैसे रखोगे चार्ज? विदाउट साइन। नहीं समझ पा रहे हो क्या? विदाउट साइन, और डायरेक्शन को लेकिन अलग से इंडिकेट करना पड़ेगा। इसमें कैसे रखोगे? विद साइन, डायरेक्शन लिखने को जरूरत नहीं है। भाई Q पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? जो डायरेक्शन F वेक्टर R कैप की होगी वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? E वेक्टर की। अगर Q निगेटिव होगा तो जो डायरेक्शन R कैप की होगी E वेक्टर उसके अपोजिट। और इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, R वेक्टर अपॉन R क्यूब, R वेक्टर अपॉन R क्यूब। क्लियर? ये वेक्टर फॉर्म है। अब हम देखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। लीनियर चार्ज, आ जाओ जाओ पढ़ने आओ फिर। अच्छा, बातें ना करना है, दोबारा पढ़ लेना, ठीक है? इरेज करें बेटा? हाँ तो फिर कह दें। यशी तुमने नोट कर लिया? सब निश्चिंत हो जाते हैं कि सबने नोट कर लिया। ठीक, देखिए तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक बार हम बताएंगे, आपको 3 बार नोट करना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि तीनों बार में हल्का हल्का हम करेक्शन करेंगे, तुम करेक्शन कर नहीं पाओगे। क्या करना पड़ेगा? नोट करना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम कब करेंगे? जब चार्ज किसी वायर पे हो, वायर हो, थ्रेड हो, स्ट्रिंग हो, ठीक है? लाइन चार्ज बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? लाइन चार्ज, ठीक है? द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ the amount of charge per unit length of a wire is called linear charge density। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से, ऑफ दैट वायर, ठीक है? यानी लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, यानी क्यू अपॉन एल। यूनिट कूलाम पर मीटर, ठीक है? मान लेते हैं वायर की टोटल लेंथ कितनी है? एल, उस पर टोटल चार्ज कितना है? क्यू। तो एल लेंथ पे कितना चार्ज है? क्यू। तो पर यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन एल। नहीं समझे? तो एल लेंथ पर कितना चार्ज है? क्यू। एल लेंथ पे कितना चार्ज है? क्यू। तो पर यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन एल। इसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको भी अंडरलाइन कर लो। तो पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा उसे कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर? अब जरा देखो, तो ये कोई वायर है, किसी भी शेप का हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी। इस पे चार्ज है। चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट है? यूनिफॉर्म। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? यूनिफॉर्म। वायर पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर? अब इसमें हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया डीएल। समझाने के लिए बड़ा ले रहे हैं, आप इमेजिन करो कि हमने बहुत छोटा टुकड़ा लिया डीएल, ठीक है? इस पे चार्ज कितना है? डी क्यू। तो पहले हम इसके कारण निकालेंगे पॉइंट पी पर। मान लेते यहां निकालना है। किसके कारण? स्मॉल एलिमेंट के कारण। और इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह डील करेंगे। किसकी तरह डील करेंगे? पॉइंट। और पॉइंट चार्ज के लिए अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर फॉर्म में, Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। भूल गए? अभी बताया आज ही। इसके पहले समझिए 5 मिनट का 10 मिनट और बस, ठीक?
तो ये जो स्मॉल एलिमेंट दिया है इसका इस पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, तो आर कैप क्या हो जाएगा आपका, आर वेक्टर की डायरेक्शन को ही तो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा, हैंड्स रेस करो। डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू डी एल, वेरी गुड। पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा, पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा, तो डीएल लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल। नहीं समझे, पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा, पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा, पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा, तो डीएल लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल। द स्मॉल चार्ज on a small element dl कितना आ जाएगा, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। ये समझे नहीं समझे, बोलो, ठीक है। तो पहले जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो स्मॉल एलिमेंट के कारण, फिर इंटीग्रेट कर देंगे पूरे वायर के कारण आ जाएगा। इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहां तक पहुंचो पहले, और तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यही तरीका है, बस हम एक एक दो दो वर्ड चेंज करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे स्मॉल एलिमेंट के कारण, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट, पूरे के कारण आ जाएगा। बंद करके आया करो बेटा अंदर। तो ऐसा तुम वीडियो जो विशाल को भेज देते हो, विशाल को, अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत, चलिए आगे देखें। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल, डी क्यू, स्मॉल चार्ज कर दो। स्मॉल इलेक्ट्रिक, बल्कि ऐसे लिखो, पूरा लिखो, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू। कितना हो जाएगा, डी वेक्टर, जैसे अभी उन्होंने लिखा था फार्मूला, हम इसको पॉइंट चार्ज की तरह डील करेंगे, कि बहुत छोटा है ना ये, किसकी तरह डील करेंगे, पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज में पता 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बस क्यू की जगह क्या ले लेंगे, डी क्यू, 1/4πε0 के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। नहीं समझे, जहां पे क्या लिखा था क्यू, वहां क्या लिख दिया, डी क्यू। समझ क्यों नहीं पा बेटा तुम, बेटा ठीक, डी क्यू की वैल्यू रख दो। कितना आ गया, डी वेक्टर 1/4πε0 के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये तो स्मॉल एलिमेंट के कारण है, हमें तो पूरे वायर के कारण निकालना है, इंटीग्रेट कर दो। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड produced at point P due to entire wire, E vector, इंटीग्रेट कर दो 1/4πε0 के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और चूंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंथ के रेस्पेक्ट में है, यानी लाइन इंटीग्रल, कौन सा इंटीग्रल, लाइन, एल लिखना पड़ेगा, आर कैप। कांस्टेंट बाहर ले लो, क्या बाहर ले लो, कांस्टेंट, यानी क्या आ गया, ई वेक्टर, स्पेस का मैं चलो इधर लिख देना, ई वेक्टर कितना आ गया, 1/4πε0 के, लैम्डा भी बाहर है, लैम्डा बाहर ले लो,
डीएल नहीं बाहर लोगे, डीएल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये आ गया आपका आंसर। अब कभी कभी फोर्स पूछ देते हैं, ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फोर्स पूछ दे ड्यू टू लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, अलग अलग एलिमेंट के लिए आर अलग अलग होगा ना, अलग अलग एलिमेंट के लिए आर अलग अलग होगा, समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत। लैम्डा इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म। अब फोर्स निकालें, यहां तक करोगे, आगे तब करोगे जब आपसे क्या पूछें, फोर्स। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट पी। अगर पॉइंट पी पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट पी पर क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज, तो फोर्स ऐसे लगेगा। अगर पॉइंट पी पर कौन रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स F इक्वल टू ई वेक्टर इंटू क्यू नॉट। ये कहां से आ गया, अरे अभी देखा, ई वेक्टर क्या होता है, F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, आज देखा था, आज का तो ध्यान रखो। ई वेक्टर क्या होता है, F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, तो F वेक्टर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इंटू क्यू नॉट, ई वेक्टर की वैल्यू रख दो, हो गया। इधर लिख देना फार्मूला, यानी क्या आ गया, F वेक्टर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल है, डीएल इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर का। चाहो तो क्यू नॉट भी बाहर ले सकते हो, क्लियर, ये हो गया फोर्स, न्यूटन। लेकिन फोर्स तब करोगे जब आपसे फोर्स पूछें। तो फोर्स कब करोगे, जब आपसे फोर्स पूछें, क्लियर, नोट करें। और ये जो E की वैल्यू रखी है हमने इक्वेशन 2 से रखी है, तो ये हमने निकाला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर, इसके बाद सरफेस चार्ज, फिर वॉल्यूम चार्ज, इसी में करेक्शन कर करके। चाहो तो आप फोटो खींच सकते हो, या बच्चों ने भेज भी दिया होगा, पिछले बैच वाले बच्चों ने, ठीक, ग्रुप में। एक एक लाइन केवल चेंज करनी है। भेज दिया, नहीं भेजा, चलो तुम लोग खींच लेना। ये नोट कर लिया, एक तो कर ही लो, दूसरे तीसरे में क्या है, सेम वही चीज है। देखिए, सेकेंड, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। जहां पे लेंथ था वहां पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अ सरफेस, ऑफ अ सरफेस। अब सरफेस कोई भी हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कोई भी। इज कॉल्ड, क्या कहोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, भूल गए, ऑफ दैट सरफेस। टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, ए। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। बस डायग्राम में चेंज कर दो। यहां पे कोई सरफेस बना दो,
क्या बना दो, सरफेस। हमने ऐसे बना दिए कोई सरफेस। टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं रेक्टेंगल हो, कैसा भी हो सकता है। अब देखिए, ये हमने स्मॉल एरिया ले लिया। क्या ले लिया, स्मॉल एरिया। अब इससे स्मॉल एरिया कितना है, डी ए, उस पर चार्ज कितना है, डी क्यू। ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया है उसका एरिया कितना है, डी ए, और चार्ज कितना है, डी क्यू। तो डी क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू डी ए। कैसे, पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, सिग्मा। पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, सिग्मा। तो डी ए एरिया पे कितना चार्ज हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। नहीं समझ आया क्या, पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज होता है उसी को सिग्मा कहते हैं। देखो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया तुम्हारे को नहीं समझ आ रहा है, पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, सिग्मा। तो डी ए एरिया पे कितना चार्ज हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए। द स्मॉल चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट डी ए। यहां तक सेम, बस यहां पे रख दो, सिग्मा इंटू डी ए। ठीक, सिग्मा बाहर आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। सरफेस। क्लियर, कोई डाउट, सिग्मा इंटू डी ए, ये आंसर आ गया। फोर्स निकालना है, बस क्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर दो। क्या, हाँ, एल की जगह ए, एरिया। तो क्या समझ में आ रहा है, क्या एरिया आ जाएगा। एस भी बना सकते हो, सरफेस। क्या बना सकते हो, एस, सरफेस। ऐसे ही बनाओ, सरफेस इंटीग्रल अच्छा लगेगा, सरफेस इंटीग्रल। यहां तक कोई दिक्कत, नोट करें। फोटो खींच लो चाहो तो, फोटो खींच लो, हाँ खींचो, जल्दी खींचो। वॉल्यूम वाला बताना है ना अभी, पास में आके खींच लो, थोड़ा अच्छी आ जाए। फोटोग्राफी कर लेते हो, फोटोग्राफी। समझ गए। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सही आई, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम of a body, the amount of charge per unit volume of a body is called volume charge density। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, ऑफ दैट बॉडी। टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। कूलाम पर मीटर क्यूब। अब यहां पे डायग्राम चेंज कर लो, रो इंटू डीवी। ठीक है, यहां पे कोई बॉडी ले लो, सॉलिड बॉडी, किसी भी शेप के ले लो, ये हमने ले ली। ठीक, अब ये हमने स्मॉल एलिमेंट लिया। स्मॉल एलिमेंट हमें 3D में दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाना पड़ेगा, 3D में वॉल्यूम होना चाहिए ना। तो ये हो गया आपका आर कैप। ठीक, पूरे में चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में। ठीक है। अच्छा, ये छोटा सा जो सरफेस लिया है
इसका वॉल्यूम कितना है dv, और इस पे चार्ज कितना है dq। क्लियर? तो स्मॉल चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट dv, रो dv। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है रो, तो dv वॉल्यूम में कितना हो जाएगा रो इंटू dv। क्यों नहीं जान पा रहे हो बेटा? पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है रो, तो dv वॉल्यूम में कितना हो जाएगा रो इंटू dv। बस ये सेम यहाँ तक या dq की क्या आ जाएगा रो इंटू dv। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस एट प्लांट ड्यू टू एंटायर बॉडी वॉल्यूम रो dv। रो dv। क्लियर? ये हो गया आपका। फोर्स निकाल लो, रो dv, नोट करें। क्लियर? तो 1 टन की थ्योरी बची है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी डाइपोल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटेंसिटी ऑफ 1 टन की। ठीक है, गॉस थ्योरम तो उसके बाद आएगा, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कर लेंगे। नहीं अलग चैप्टर है तो इसी में। ठीक है, पहले उसको भी देख लेंगे। डाउट बस होने दो, थ्योरी 2 चैप्टर तो ख़त्म होने दो। हाँ, चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको बताने के लिए कुछ नहीं बचेगा, नहीं तो बीच बीच में पता रहे गॉस थ्योरम का आ गया तो इसको छोड़ो, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए गॉस थ्योरम तो पूरी थ्योरी पढ़ा ले दो, ताकि इसके पूरे चैप्टर के क्वेश्चन सारे क्या हो जाएं, एक साथ हो जाएं। बेटा बंद कर देना।